हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मक्का का व्रंत या डंठल विगलन रोग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसको मेज स्टॉल्क रॉट के नाम से भी जानते हैं और मक्का में ये बहुत ही हानिकारक डिजीज़ है और ये रोग कवक यानी फंजाई के द्वारा भी लगता है और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया जीवाणु हैं उनके द्वारा भी डिजीज लगता है। तो पहले हम जो फंगल स्टॉल्क रॉट है यानी जो कवक के द्वारा लगने वाला व्रंत या डंठल विगलन रोग है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा लगने वाला स्टॉल्क रॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम फंगल स्टॉल्क रॉट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो फंगल स्टॉल्क रॉट है ये भारत में निम्न कवक जातियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर कुछ कवक या फंजाई की जातियाँ दी गई हैं जिनके द्वारा डिजीज काज किया जाता है। जैसे आपका पीथियम एफाइनिडर्मेटम है, इसके द्वारा पीथियम स्टॉल्क रॉट डिजीज काज किया जाता है क्योंकि ये पीथियम से लगता है, इसलिए इसको पीथियम स्टॉल्क रॉट डिजीज बोल दिया जाता है। अगला है सिफेलोस्पोरियम स्पीसीज, ये सिफेलोस्पोरियम फंगस से लगता है तो इसको सिफेलोफोरियम स्टॉल्क रॉट बोला जाता है। इसके अलावा माइक्रोफोमिना फैसियोलिना ये डिजीज इस फंगस के द्वारा लगता है, इसको हम चारकोल रॉट के नाम से जानते हैं। अगला है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी, इसको पिंक स्टॉल्क रॉट के नाम से जाना जाता है। अगला जो पैथोजन है जिब्रेल्ला रोजियम फार्मा स्पेशलिस्ट सीरियल्स, ये जिब्रेल्ला स्टॉल्क रॉट या फिर ईयर रॉट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ आपके डिप्लोडिया, इसके अलावा कोलेट्रोट्राइकम, इन कवक के द्वारा भी स्टॉल्क रॉट डिजीज काज किया जाता है, तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज हम सिर्फ इसमें पीथियम स्टॉल्क रॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे के जो फंगल में आपका सिफेलोस्पोरियम और चारकोल रॉट ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पीथियम स्टॉल्क रॉट है इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम 1943 में इलियट ने किया था वर्जीनिया से। वर्जीनिया में इलियट के द्वारा 1963 में इस रोग का वर्णन किया गया सबसे पहले। और भारत में ये वर्ष 1962 में दिल्ली में एक संकर मक्का की किस्म गंगा 3 है, इस पर सर्वप्रथम देखा गया था। अब इसके सिम्टम्स या लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, तो इसके जो सिम्टम्स या लक्षण होते हैं वो जो रोगी पौधा होता है उसका तना भूरा, जल सिक्त यानी जल से वाटर सोक्ड एवं मुलायम दिखाई देता है। अगर इस वाले फिगर में देखेंगे तो इसका जो बेसल स्टेम है, स्टेम पार्ट है, तो यहाँ पर तना भूरा दिखाई दे रहा है और ये जल से भरे हुए यहाँ पर स्पॉट दिखाई देते हैं और ये पार्ट एकदम मुलायम हो जाता है, जिस कारण से पौधा यहीं से पूर्णतया गिर जाता है और उस समय फिर हमें इस रोग के बारे में पता चलता है। ये वाला पार्ट पूरी तरीके से सड़ जाता है और इसमें जो विगलन या रॉट है वो सिर्फ एक निचली पोरी तक ही सीमित रहता है। यहाँ पर देखेंगे इन्फेक्शन, तो इस ये जो यहाँ से पूरी पोरी है इसी में इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, बाकी अन्य किसी भी पोरी में इसका इन्फेक्शन नहीं दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है ये पार्ट लगभग सड़ जाता है और कहीं कहीं पर अगर थोड़ा बहुत भाग बचता है तो पौधे आपके कुछ समय तक गिरने के बाद भी वो हरे भरे बने रहते हैं, क्योंकि इनमें जो वेस्कुलर बंडल हैं वो इस प्लांट से जुड़े रहते हैं, जिससे सूखता नहीं है पूर्णतया पौधा, लेकिन ये ज़मीन पर गिर जाता है। अब इसके बाद इसकी ईटियोलॉजी या फिर रोग हेतु विज्ञान देख लेते हैं। पैथोजन इसका पीथियम एफाइनिडर्मेटम है। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, ये सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है। किंगडम और डिवीज़न, किंगडम आपका माइकोटा होगा, वो सभी फंगस कोई भी डिजीज अगर लिखेंगे तो उसमें किंगडम माइकोटा हो जाता है और डिवीज़न यू माइकोटा। सब डिवीज़न से आपका चेंज होगा, तो सब डिवीज़न में मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है। क्लास इसकी ओमाइसिटीज है। आर्डर पेरेनोस्पोरेल्स है। फैमिली इसकी पिथियेसी है। जीनस पीथियम और स्पीसीज एफाइनिडर्मेटम है। अब इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसकी जो माइसीलियम होती है
वो अत्यधिक शाखित यानी बहुत सारे ब्रांचेस इसमें इस प्रकार से निकले होते हैं, काफ़ी ब्रांच पाए जाते हैं। और ये पटहीन होता अर्थात इसमें कहीं पर भी सेप्टा नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये लोअर फंजाई के अंतर्गत आता है और इसमें सेप्टा नहीं बनते हैं। और ये सनकोशिकी यानी सिनोसिटिक होगा, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट यहाँ पर केंद्रक इस प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में व्यवस्थित रहेंगे, क्योंकि इसमें सेप्टा नहीं होगा। और ये कचाभ युक्त होगा, यानी हायालाइन, कहने का तात्पर्य ये ट्रांसपेरेंट होगा। और इसका जो व्यास होगा हाइफा का, ये 2.5 से 8 म्यू माइक्रोन व्यास का होता है, अर्थात इसका जो व्यास होता है वो 2.5 से 8 म्यू माइक्रोन का होता है। और ये अंतःकोशिकीय कवक तंतुओं का बना होता है। इनके जो कवक तंतु होते हैं वो अंतःकोशिकीय होते हैं, अर्थात जो प्लांट सेल है उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं और वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद इसकी स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानीधर के जो अंतस्थ यानी जो टर्मिनल पोर्शन है या फिर बीच में ही बीजाणुधानियाँ या स्पोरेंजिया बनती हैं। जो हाइफा है इसके बीच में भी स्पोरेंजिया बन सकती हैं और इसके जो टर्मिनल पोर्शन है वहाँ पर भी इसमें स्पोरेंजिया बन सकती हैं। अब स्पोरेंजिया क्या है? ये अनियमित आकार की होती हैं और ये फूले हुए स्थूल कवक तंतुओं के अनुरूप सपालिक यानी लोब के प्रकार से, यहाँ पर देखें तो लोब के प्रकार से निकली हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये शाखित अथवा अशाखित दोनों हो सकती हैं, अर्थात इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है और ये अनब्रांच भी हो सकती हैं। और ये माप में 500 × 200 म्यू माइक्रोन के होते हैं। जैसे इनकी लंबाई जो होगी स्पोरेंजिया की वो 500 म्यू माइक्रोन की होगी और इनकी जो चौड़ाई होगी वो 20 म्यू माइक्रोन की होती है। यहाँ पर ये स्पोरेंजिया के ही फिगर जो कि बड के नुमा ये ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हैं, ये सारी की सारी स्पोरेंजिया यहाँ पर दिखाई गई हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर की, इनका कोई एक नियमित आकार नहीं होता है, अर्थात ये अनियमित आकार की होती हैं, पहले ही हमने बताया। अब इसके बाद ये जब अंकुरण के समय बीजाणुधानी के पार्श्व या अग्रभाग से जब ये स्पोरेंजिया अंकुरण करती हैं तो इसके साइड से या फिर इसके अग्रभाग से एक नलिकाकार वृद्धि निकलती है। अब जैसे ये स्पोरेंजिया का फिगर यहाँ पर दिया गया है, अब इसमें साइड से हो सकता है या फिर यहाँ पर ये देख रहे हो कि टर्मिनल पोर्शन से यहाँ पर वृद्धि दिखाई दे रही है और जिसका सिरा फिर क्या होता है, फूल करके एक पतली भित्ति युक्त, इसका जो सिरा है वो फूल जाता है इस प्रकार से। ये वाले फिगर देखोगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे सिरे इसके फूल गए हैं और एक पतली भित्ति युक्त गोलाकार थैली सदृश पुटिका या वेसिकल्स बना लेते हैं। ये वेसिकल्स हैं या पुटिका इसको हिंदी में कहते हैं। एक गोलाकार थैली नुमा संरचनाएँ बनती हैं और बीजाणुधानी का संपूर्ण जीव द्रव्य पुटिका में चला जाता है। अब इसके अंदर जितना भी जीव द्रव्य होगा वो सब इन्हीं पुटिका में चला जाता है और फिर जीव द्रव्य का विदलन यानी क्लेवेज यानी उसमें दरार उत्पन्न होती है और वो 30 से 45 चल बीजाणु इससे बन जाते हैं। अभी इस वाले फिगर में देखो तो इससे यहाँ पर इनमें विदलन हुआ है जिसके फलस्वरूप ये अलग अलग इनका प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बढ़ गया है और वो सब फिर बढ़ करके चल बीजाणु या जूस्पोर या इनको हम प्लेनोस्पोर भी कहते हैं, ये बन जाते हैं। इनकी संख्या लगभग एक स्पोरेंजिया में 30 से 45 के बीच होती है। अब इसके हम जूस्पोर को देख लेते हैं। इसके जूस्पोर जो होते हैं वो वृक्काकार यानी किडनी शेप्ड, ये यहाँ पर जूस्पोर का फिगर दिखाया गया है। ये वृक्काकार या किडनी के आकार का हो सकता है, किडनी शेप्ड। और द्विकशाभिक, इसमें यहाँ पर देखो तो 2 कशाभिका या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिसको बाई फ्लैजिलेट या द्विकशाभिक बोलते हैं। और ये अनावृत होते हैं, अर्थात इसमें कोई इस प्रकार के स्ट्रक्चर नहीं होते हैं जिसके द्वारा ये जुड़े हों, सेसाइल। और फिर ये एक कोशिक होते हैं, अर्थात ये एक कोशिक होते हैं, सिर में एक सिंगल सेल पाई जाती है और ये रसधानी युक्त होते हैं। इसमें बीच बीच में देखो तो वैक्यूल्स या रसधानी दिखाई दे रही हैं। और ये कचाभ, ये भी हायालाइन होते हैं अर्थात ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये माप में 7 × 12 म्यू माइक्रोन होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 12
म्यू माइक्रोन की और चौड़ाई इनकी जो होती है वो 7 म्यू माइक्रोन की होती है। अब इसके बाद इसकी ओगोनियम यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ओगोनियम और एंथ्रीडियम बनता है, जिसमें ओगोनियम ये फीमेल पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फंगस का होता है। अब इसमें जो ओगोनियम होती हैं ये गोलाकार होती हैं, इनको हिंदी में अंडधानियाँ बोलते हैं। ये गोलाकार यानी सर्कुलर शेप में, ये यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है ये ओगोनियम का है और ये अंतस्थ यानी टर्मिनल पोर्शन पर बनती हैं और ये इनका जो साइज होता है ये 22 से 27 म्यू माइक्रोन व्यास की होती हैं। ये इनका जो व्यास होता है वो 22 से 27 म्यू माइक्रोन का होता है। अब इसमें हम एंथ्रीडियम, इसको हम पुनधानी के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, और ये एकंताक्षी यानी मोनोक्लिनस अथवा भिन्नाक्षी यानी डाइक्लिनस। एकंताक्षी का मतलब है ये एक ही हाइफा पर दोनों प्रेजेंट हो सकती हैं, अलग अलग एक ही हाइफा है तो उस पर एक जगह आपका एंथ्रीडियम बन सकता है और दूसरे जगह पर इसमें ओगोनियम भी बन सकता है। इसके अलावा डाइक्लिनस, ये दोनों अलग अलग हाइफा पर भी बन सकते हैं, यानी इस प्रकार से एक पे एंथ्रीडियम बन सकता है और दूसरे पर ओगोनियम बनेगा, इस प्रकार का भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी टर्मिनल बन सकती हैं यानी लास्ट सिरे पर बन सकती हैं, या फिर अंतर्विष्ट यानी उसके बीच में हाइफा के बीच में भी ये इंटरकैली पोजीशन में बन सकती हैं। इनका जो आकार होता है वो गुंबदाकार यानी डम शेप होता है, यानी ढोलक के आकार का भी दिखाई देता है, और सिरे पर या बीच में ढोलकाकार। माप में ये 9 से 11 म्यू माइक्रोन ये लंबी होती हैं यहाँ पर, और 10 से 14 म्यू माइक्रोन ये चौड़ी पाई जाती हैं। इस प्रकार की यहाँ पर एंथ्रीडियम का फिगर ये दिखाई गई हैं, ये एंथ्रीडिया हैं इसकी। अब इसके बाद ओगोनियम एंथ्रीडियम के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप इसका जो नर केंद्रक है वो ओगोनियम के अंदर चला जाता है और दोनों फिर फर्टिलाइज होकर के निषेचित होकर के ओ स्पोर का निर्माण कर देते हैं। ये ओ स्पोर इसका बन जाता है। ओ स्पोर मोटी भित्ति युक्त हल्के पीले या भूरे रंग के होते हैं। इसमें जो ओ स्पोर हैं ये मोटी भित्ति, यहाँ पर देखो तो ये मोटी भित्तियाँ इसके ऊपर पाई जाती हैं और ये इनका जो कलर होता है हल्के पीले या फिर भूरे रंग का दिखाई देता है, और इनका जो व्यास होता है वो 17 से 19 म्यू माइक्रोन का होता है। इनका जो व्यास है ओ स्पोर का वो 17 से 19 म्यू माइक्रोन का होता है। अब इसके बाद इसकी हम डिजीज साइकिल या रोग चक्र देख लेते हैं। ये डिजीज आपका मृदा जनित है, यानी ये मृदा के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके अलावा इनके जो कवक हैं ये रोगग्रस्त फसल अवशेष, यानी जब आपकी फसल रोगग्रसित हो जाती है उसके बाद मृदा में पड़ी रहती है तो उसके ऊपर या फिर जो अन्य परपोषी पौधे होते हैं उनके ऊपर गुड़न करके ये उत्तरजीवित रहते हैं, और जब भी आप अगली फसल को बोते हैं तो उसके ऊपर ये पहुंच जाते हैं या उसमें फिर इन्फेक्शन कर देते हैं। ये पौधे में जो रोगजनक होते हैं ये घाव द्वारा एंट्री करते हैं। घाव किसी भी कीट के द्वारा या किसी भी जीव के द्वारा अगर काट देता है तो उसके द्वारा ये इसके जो चल बीजाणु या जू स्पोर हैं अपनी जनन नलिका को प्रवेश करा करके उसमें संक्रमित कर देते हैं। इसमें जो संक्रमण होता है ये मेनली जब पानी अधिक गिरता है और लगभग 10-15 दिन अगर पानी भरा रहता है तो उस कंडीशन में वो तना काफ़ी मुलायम हो जाता है, जिसके थ्रू ये बहुत जल्दी ही वहाँ पर एंट्री कर जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन करने में इनको आसानी होती है। इसके बाद है डिजीज़ मैनेजमेंट या फिर रोग प्रबंध। इसमें हम 2 तरीके से इसका कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स अपना करके, दूसरा क्यूरेटिव मेजर्स अपना करके। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम कर सकते हैं कि जब भी जिस फसल में रोग हुआ है उससे ग्रसित बीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें जब भी बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो वो स्वस्थ बीज हों, रोग मुक्त बीज हों। इसके अलावा ये रोग आपके जहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है वहाँ पर अधिक उत्पन्न होता है, तो उस कंडीशन में वहाँ उस खेत का आपको क्या करना है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करना है। वहाँ पर
उचित प्रकार से जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा ये रोग जो दोमट या फिर बलुई दोमट भूमि है या फिर हल्की भूमियाँ हैं उनमें रोग कम होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी ठहरने की व्यवस्था ज़्यादा नहीं होती, पानी आसानी से रिस करके नीचे चला जाता है। तो हमें मक्का की खेती के लिए दोमट या फिर बलुई दोमट भूमि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, हमें उर्वरक की अधिक से अधिक मात्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप रोग रोधी किस्में या डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी उगा सकते हैं, जिसमें आपकी पूसा अरुण है, पूसा कंपोजिट 1 है, पूसा कंपोजिट 2 है। इसके अलावा कुछ रोग सहनशील फसलें जैसे पूसा कंपोजिट 4 किस्म है जो कि रोग के प्रति सहनशील है, इन किस्मों को उगाया जा सकता है। इसके अलावा पॉप 28 है, पूल सिल्कुआ है, इसके अलावा L 140 है, इन किस्मों को आप उगा सकते हैं। अब इसमें क्यूरेटिव मीजर्स में क्या करना आपको, जब भी आपकी फसल में रोग लगने वाला हो या दिखाई पड़े हल्का फुल्का, तो वहाँ पर जब आप पौधे की बुआई करते हैं उसके 30 से 35 दिन बाद वहाँ पर कैप्टान या फिर थायराम 2 से 5 किलोग्राम लेना है और इसको 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना है, तो जिससे रोग का प्रकोप कम हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।